चलिए, सभी भाइयों को नमस्कार नमस्कार, फिर से नमस्कार। अब यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक की शुरुआत है दोस्तों। टॉपिक का नाम होगा टैक्सोनॉमी, जिसको हिंदी में हम वर्गीकी बोलते हैं। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे मैंने जो ये शब्द लिख रखा है वर्गीकरण, ये टैक्सोनॉमी का ही एक भाग है, ऐसे समझ लीजिए। अभी अगर मैं आपको देसी भाषा में बोलूं तो ऐसे समझो कि वर्ग की और वर्गीकरण दोनों एक ही बात है। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो कि भाई वर्ग की और वर्गीकरण दोनों एक ही बात है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस टैक्सोनॉमी के अंदर आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आप बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। एक होगा आपका पादप वर्गीकरण, एक होगा आपका जंतु वर्गीकरण। इसमें दोनों वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, पादप वर्गीकरण भी पढ़ाऊंगा, जंतु वर्गीकरण भी पढ़ाऊंगा। समझ लीजिए इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक नाम सुना होगा मेरा भाई, व्हीटेकर की पंच जगत प्रणाली। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे व्हीटेकर। उन्होंने इस पूरे जगत के अंदर जितने भी जीव है उनको 5 ग्रुप में बांट दिया, 5 जगत में बांट दिया। सुना होगा मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, पादप और जंतु। बिल्कुल कान के पर्दे खोल लो। ये चैप्टर कम से कम 10 से 12 घंटे मिनिमम चलेगा, जिस पर दोनों वर्गीकरण आएंगे। पादप वर्गीकरण भी आएगा इसमें, जंतु वर्गीकरण भी आएगा इसमें। इसमें शैवाल भी आएंगे, इसमें कवक भी आएंगे, इसमें बैक्टीरिया भी आएंगे, इसमें वायरस भी आएगा। कम से कम 12 से 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक ये टैक्सोनॉमी चलेगा। मेरे भाई संभाल के इस टॉपिक को पढ़ना। इसके दो तरीके हैं। अगर मैं इसको कक्षा नौवीं, ये वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है ना मेरे भाइयों, वर्गीकरण वाला चैप्टर कक्षा नौवीं की एनसीईआरटी में है, 10वीं में नहीं है चैप्टर। वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है, मेरी बात को आप सुन लो, आराम से किताब खोल लेना। वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है ये कक्षा नौवीं की एनसीईआरटी में है, जो कि बहुत कम दे रखा है। अगर मैं कक्षा नौवीं का वर्गीकरण पढ़ाऊं तो शायद हो सके 3 से 4 दिन के अंदर यह चैप्टर खत्म हो सकता है। लेकिन मैं मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, आप आपकी नौवीं की एनसीईआरटी खोल लेना, शायद हो सके मैं उससे कम से कम नहीं तो 10 गुना ज्यादा लेके जाऊंगा। और मैं ये पूरा चैप्टर कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे लेवल तक के शब्द आपको बता के जाऊंगा। और कोशिश करना मैं फालतू के शब्द कभी नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। हम उन शब्दों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी का पूरा सहारा ले रहा हूं, नौवीं को भूल जाओ। हां देखो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितना भी मैटर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से होगा। और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ में मैं इस टैक्सोनॉमी को स्टार्ट कर रहा हूं। आवाज एकदम क्लियर है यहां से? किसी को दिक्कत है तो एक बार कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो से बाहर आ जाओ एक बार, और वापस से एप्लीकेशन चालू करके दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऊपर बहुत सी बार विद्यार्थी बार बार पूछते गुरुजी आपने वो नहीं कराया वो नहीं करा। मैं बता दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे। जी जी भाई, पादप वर्गीकरण वाला टॉपिक है इसमें। इस वाले चैप्टर में हम जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस जगत में हम पंच जगत प्रणाली पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक का नाम बहुत अच्छे से सुन लग रखा है, व्हीटेकर की पंच जगत प्रणाली में आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। और इसके साथ साथ इसमें ऐसा मोटा मोटा बोल दूं कि इसमें शैवालों के ऊपर अध्ययन चलेगा, इसमें कवकों के ऊपर पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ बातें बैक्टीरिया के ऊपर भी बताऊंगा, रोग वगैरह तो मैंने पढ़ा ही दिया। कुछ लाइनें आपको वायरस के ऊपर भी लिखाऊंगा। और पूरे पादप है, पूरे जंतु है। ये इस तरह से चलेगा ये चैप्टर। तो आप समझ चुके होंगे, आपको कहने को जगह ही नहीं मिलेगी। लगभग सभी चीजें इस चैप्टर के साथ में हो जाएगी।
इस चैप्टर के बाद में बहुत ज्यादा बायोलॉजी नहीं बचेगी, कोई छोटी मोटी बायोलॉजी बचेगी तो मैं आपको उसको वन लाइन के हिसाब से करा दूंगा। हीट एंड टेम्परेचर की 6 नंबर की क्लास, ये वाली बात आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो तो मैं उसको देख के आज ही सही करा दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी का। सबसे पहले धैर्य रखना, हर एक शब्द कक्षा 11वीं से ले रहा हूं, बहुत धैर्य से समझने की कोशिश करना। मैं जितने शब्द याद करने के लिए बोलूं उतने ही शब्द याद करना। पीडीएफ ये ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगी आपको। भाई साहब, क्लास देखने के बाद एनसीईआरटी कतई नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ अपने लिए, भाई कुछ विद्यार्थी होते हैं जो ले आते हैं एनसीईआरटी, शायद ले आओ, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब मेरी लाइन को सुन लीजिए। शुरुआत हो रही है दोस्तों टैक्सोनॉमी के साथ में। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्ग की बोलेंगे, वर्ग की। सुनो, जो टैक्सोनॉमी शब्द है, टैक्सोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। टैक्सोन, टैक्सोन को बोलते हैं वर्गक, और नोमोस, नोमोस का मतलब होता है नामकरण। दोस्तों, टैक्सोन शब्द का अर्थ होता है वर्गक और नोमोस का मतलब होता है नामकरण, को संयुक्त करने पर हुई है। रुक जाओ, रुक जाओ। आपने मैसेज किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, किया था तो देख लूंगा मैं, कोई टेंशन मत करो, मैं क्लास नंबर 6 देख दूंगा इस बार से। बम देखो, पहला शुरुआत कर रहे हैं, कहानी की शुरुआत टैक्सोनॉमी शब्द से होगी। सबसे पहले यूट्यूब वाली क्लास कल हो जाएगी भाई, थोड़ा सा टेंशन मत करो। टैक्सोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति है, कोई पूछ ले कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सोन प्लस नोमोस। टैक्सोन ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, प्लीज बहुत सी बार क्या है, हम बहुत सी बार जल्दी में बोल जाते हैं लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, रटो मतो, याद करने की कोशिश करो। टैक्सोन प्लस नोमोस, टैक्सोन प्लस नोमोस, हिंदी में बोलते हैं वर्गक नामकरण। आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी शब्द का जो गठन है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी पादप वर्गीकरण वनस्पतिज्ञ एपीडे कंडोले, ये नाम आपको याद करना है। देसी भाषा में बोल दूं, सुनो, अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, मजा आ जाएगा। अपने नोट्स खुद लिखो, मजा आएगा। कैसे? अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने नोट्स थोड़ा शॉर्ट में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप शॉर्ट में लिख सकते हो, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोन प्लस नोमोस। ग्रीक, पहले शब्द तो लिखना। जैसे आप अपने नोट्स कैसे बनाओगे, थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं तो, अगर आपसे पूछे कि भाई टैक्सोनॉमी, TAX, टैक्सो नॉमी, मीनिंग सही है, TAXONOMI, टैक्सोनॉमी। तो आप देखो नोट्स कैसे बना सकते हो भैया, थोड़ी मेहनत तो करो यार। आप ऐसे बना सकते हो इसको, यहीं पर ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है, टैक्सोनॉमी जो शब्द है ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, टैक्सोन, टैक्सोन प्लस नोमोस, 2 शब्द है भाई। इतना सा ही लिखा, शॉर्ट में नोट्स बनाओ। टैक्सोन, टैक्सोन, टैक्सोन प्लस नोमोस, 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 टैक्सोन प्लस नोमोस। टैक्सोन को हिंदी में बोलते हैं वर्गक, नोमोस का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, इतने से में भाई देखो, पढ़ाना एक अलग बात होता है भैया, पढ़ाने के लिए हमको तो इसकी काफी डिटेल लिखनी पड़ती है, लेकिन नोट्स आप बिल्कुल शॉर्ट में बना सकते हो। लेकिन नोट्स तब शॉर्ट में बनेंगे जब आपको उस चीज की जानकारी होगी, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सोन प्लस नोमोस। ठीक है, अब दूसरी चीजें हैं, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? टैक्सोनॉमी जो शब्द है एपीडी कंडोले, कंडोले अपनी भाषा में लिख लिया करो। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है? तो एपीडी कैंडोले, कैंडोले बोल दो, कंडोले बोल दो, एक ही बात है भैया। ये शब्द प्लीज आपको याद करना है, ये शब्द आपको याद करना है। मैं अलग से गोला लगा दूं। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है भाई साहब? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है? तो ये नाम तो भैया याद करना पड़ेगा। नाम है एपीडी कंडोले, कंडोले। ठीक है, ने ये शब्द दिया है, ने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी एलिमेंटेयर डीला, हाँ डीला, डीला बोटेनिक। भाई साहब ये एपीडे कंडोली की किताब है, जो कि जर्नल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। कक्षा 11वीं में ये है, 9वीं में नहीं है, 10वीं तक ये नाम नहीं है। याद हो जाए तो इसकी किताब का नाम याद करो, नहीं हो तो काम चल जाएगा। ने में किया है, मतलब इन्होंने अपनी एक किताब थी, उस किताब का नाम है भैया थ्योरी एलिमेंटेयर डीला, डीला, डीला बोटेनिक। ये पुस्तक में ये नाम दिया गया है, मतलब जो टैक्सोनॉमी जो शब्द है इस पुस्तक में मिलता है। अंग्रेजी भाषा में ये ग्रीक शब्द है, ऐसे मान लो। अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का जो शीर्षक का अर्थ है वो है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसको हिंदी में बोल रहे हैं वनस्पति विज्ञान के प्रारंभिक सिद्धांत, इनकी पुस्तक का नाम है। बाद में, अब सुनो, बाद में टैक्सोनॉमी का एक अन्य नाम भी प्रचलन में आया, जिसे सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ये शब्द एक बार देखो भाई साहब, ये शब्द एक बार देखो, सिस्टेमैटिक्स। वापस सुनो, वापस सुनो, यहां से ज्यादा चीजें याद मत करो, जितना बोलूं वापस सुनो और याद करो। टैक्सोनॉमी जो शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सोन प्लस नोमोस। टैक्सोन का मतलब होता है वर्गक, नामान, नोमोन का मतलब होता है नामकरण। दोस्तों टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये एपीडे कंडोले ने दिया है। इसकी पुस्तक याद हो नहीं हो उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी, बाद में इस टैक्सोनॉमी का एक अन्य नाम भी प्रचलन में आया, मतलब टैक्सोनॉमी को क्या बोलने लगे? सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स का मतलब है वर्गीकरण। सिस्टम मतलब ये जो टैक्सोनॉमी है इसको आगे चलकर वर्गीकरण के नाम से जानने लग गए। टैक्सोनॉमी को क्या बोलने लगे? पहले तो क्या बोल रहे हैं इसको? सिस्टेमेटिक्स। इस शब्द को पकड़ो पहले तो, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स। अब आगे देखो, आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस बात को प्लीज। सिस्टेमेटिक्स का अधिकृत हिंदी अनुवाद वर्गीकरण विज्ञान है या वर्गीकरण पद्धति है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये जो शब्द है ना, मैंने आपको अभी बोल रहा हूं कि टैक्सोनॉमी का आगे चलकर नाम बुला सिस्टेमेटिक। टैक्सोनॉमी को आगे हम क्या बोलने लगे? सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स। और सिस्टेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान, इसको बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति। बोले तो अपनी भाषा में मोटा मोटा इसको हिंदी में बोल रहे हैं वर्गीकरण। इसका मतलब क्या समझे गुरुजी हम? इसका मतलब ये समझो कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, खत्म कहानी। दोनों पदों में यानी टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स के हिंदी अनुवादों के अनुसार ये दोनों समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों को ही वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। टैक्सोनॉमी बोल दो चाहे सिस्टेमैटिक्स बोल दो, दोनों शब्दों का मतलब वर्गीकरण विज्ञान है। शुरू हो रही है, आज पहली क्लास है, इसका मतलब तो समझे। जिन्होंने आज तक जीवन में नहीं सुना होगा
कि ये चीज है क्या है, पता ही नहीं चलता, उनको रट के बैठे हैं 2-4 लाइनें। नहीं भाई साहब, टैक्सोनॉमी से कम नहीं तो 500 क्वेश्चन तैयार कर लेना। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, अगर वास्तव में आपको लोगों से ऊपर चलना है, बहुत है, 500 क्वेश्चन तो एकदम साधारण साधारण निकाल लेना। चाहे अपनी एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें टैक्सोनॉमी लिख दो या वर्गीकरण लिख दो, और उसमें एक एक लाइन के 500 क्वेश्चन तैयार कर लेना टैक्सोनॉमी से। फिर मेरे से कहना कि क्वेश्चन गलत कैसे होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरे विद्यार्थी पे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इससे ज्यादा कोई विज्ञान पढ़ा रहा होगा। चलिए, ओवरऑल बात समझ में आई कि टैक्सोनॉमी बोल लो या सिस्टेमैटिक्स बोल लो, दोनों को हिंदी में वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दोनों को हिंदी में वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अब आता है एक शब्द मैं यहां बोल रहा हूं, पादप वर्ग की, मतलब प्लांट टैक्सोनॉमी। एक शब्द हम यहां पे बोल रहे हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी। पादप वर्ग की को हम बोल रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। सुनो भाई, पादप वर्ग की, पादप वर्ग मतलब प्लांट, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी। हाँ भाई, एम बाई टैक्सोनॉमी। अब सुनो, एक वैज्ञानिक का नाम है लॉरेंस। भैया, एक अभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो एक ग्रुप है लॉरेंस ग्रुप, आया था ना, अखबार पढ़ते हो? अभी किसी की हत्या कर दी थी लॉरेंस ग्रुप ने, अगर अखबार पढ़ते होंगे तो। एक ग्रुप है, पता नहीं क्या है। लॉरेंस एक वैज्ञानिक का नाम है। लॉरेंस के अनुसार टैक्सोनॉमी 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 वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान, देखो, पादपों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। पादप वर्ग की, दोस्तों, लॉरेंस एक वैज्ञानिक का नाम है जो प्लांट टैक्सोनॉमी की परिभाषा बता रहा है। टैक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप, स्पेशली किसको टारगेट कर रहे हैं, शुरुआत में पादप की परिभाषा बोल रहे हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या है, पादपों की पहचान आपको करनी है, उनका नामकरण आपको करना है, इसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन आपको करना है, वर्गीकरण आपको करना है। हाँ हाँ, ये जो क्लासें हम पढ़ रहे हैं ये सभी क्लासें ऑटोमेटिक आपके कोर्स में जाके जुड़ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास में, जितने दिन तक आपका कोर्स रहेगा उतने दिन तक ये रिकॉर्डिंग रहेगी। तो अगर कोई पूछे गुरुजी पादप वर्ग की किसे कहते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब है जहां पर हम पादपों का नामकरण, जैसे आम है तो आम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या है आम का, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइबम। सबसे पहले तो वैज्ञानिक अपने तरीकों से उनको नाम देंगे, एक ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा बोलेगा। जैसे मटर को भले अलग अलग जगह अलग अलग बोल दो, लेकिन मटर का वैज्ञानिक नाम क्या बोलेगा, पाइसम सेटाइबम, पाइसम सेटाइबम, पाइसम सेटाइबम। तो ये जो प्लांट टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, पादप वर्ग की जो हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पादपों की पहचान करनी है, उनका नामकरण करना है और उनका क्लासिफिकेशन करना है कि ये पादप इस जगत में आएगा, इस वंश में है, कुल है, ये इसकी जाति है, मतलब उसका पूरा वर्गीकरण आपको पढ़ना है। प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब तो ये होता है। अब एक शब्द था ना अभी,
सिस्टेमेटिक्स, इसको और समझो थोड़ा सा। अभी तो हमने बोल दिया, भाई टैक्सोनॉमी को ही सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक अलग से परिभाषा बनाई है। सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया विकास जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका वाले चैप्टर में रह गया है ना। देखो, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की टैक्सोनॉमी, पादपों की टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था, प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब है पादपों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण। वे उनके मध्य, मतलब इसका मतलब है ना, सुनो सुनो सुनो, ये सिस्टमैटिक शब्द का जो मतलब है थोड़ा सा बड़ा है। हिंदी में पढ़ते हो ना टैक्सोनॉमी, थोड़ा सा मेरी प्लीज ये शब्द को समझने की कोशिश करो। टैक्सोनॉमी का मतलब तो होता है जहां पर, जैसे एक शब्द बोलो प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब है जहां पर पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो शब्द बोल रहा हूं ना मैं, सिस्टेमैटिक्स, ये शब्द ऐसे समझो थोड़ा बड़ा शब्द है। मेरी भाषा को समझने की कोशिश करो। ये सिस्टेमैटिक शब्द जो है ना थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा का मतलब है उसमें आप पादपों की पहचान करोगे, नामकरण करोगे, वर्गीकरण तो करोगे, ये चीज तो करोगे ही, उनके साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशन, उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों तथा विविधताओं का अध्ययन करते हैं। बस कुछ नहीं है, ऐसे समझो, देसी भाषा में बोल रहा हूं। टैक्सोनॉमी का मतलब तो ये होता है भाई, पादप, अभी हमने बोला था प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्ग की, जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण और उनका वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन एक शब्द है जैसे सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स में क्या होगा, आप टैक्सोनॉमी शब्द तो उसमें आ ही गया, पादपों की पहचान करोगे, नामकरण करोगे, वर्गीकरण करोगे, लेकिन थोड़ा ये शब्द बड़ा हो गया। उसमें इन तीनों शब्दों के अलावा उनके मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप और विविधताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, लोड मत लो, लोड मत लो। अभी भी मैं तो यही बोलूंगा कि टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स का मतलब वर्गीकरण ही है। लेकिन जब मैंने आपको थोड़ा इस शब्द को और अच्छे से बता दिया कि जैसे आप बोल रहे हो प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब तो तीन शब्द है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। लेकिन सिस्टेमैटिक शब्द थोड़ा सा बड़ो है, थोड़ा बड़ा शब्द है। इसमें इन तीनों शब्दों के अलावा उनके मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप और विविधताओं का अध्ययन किया जाएगा। नीचे आओ, आगे बढ़ो। अब कहानी और मजबूत पे आ रही है। स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृतिविद कैरोलस लीनियस, बहुत नाम चलेगा, बहुत नाम चलेगा इस भाई का, और इसका नाम है कैरोलस लीनियस। बहुत नाम चलेगा इसका। दोस्तों, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, याद करना पड़ेगा, कैरोलस लीनियस का तो हर कुछ याद करना है। जैसे आप जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम पढ़ते ना मेरे भाई, ऐसे अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। दोस्तों, उनकी एक पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी में आधुनिक वर्गीकरण, सीधा जाओ वर्गीकरण पर, सीधा जाओ वर्गीकरण पर, आधुनिक वर्गीकरण की नींव डाली तथा 4236 जातुओं का वर्गीकरण किया। इन्होंने जीवों के लिए द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किया। बहुत अच्छा शब्द आ गया, बार बार परीक्षा में आएगा। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। एक एक क्वेश्चन छांट लो, पूरा एक एक पूरी ताकत लगा दो, एक एक शब्द छांट लो मेरे भाई। कैरोलस लीनियस
जिसको आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। लिख लो इस क्वेश्चन को, ऐसे कैसे लिख लो, कैरोलस लीनियस का नाम लिखो पहले तो, और कैरोलस लीनियस के आगे क्या क्या लिखना है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक है ये। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। पूछूंगा फिर, आप हु मत करना, पूछूंगा। सिस्टेमा नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम है। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने द्विपद नाम पद्धति दी थी। मतलब इन्होंने क्या किया, मेरी बात को आप समझो। जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके दो दो शब्दों में नाम को दिया। मतलब जैसे मनुष्य, तो आपने देखा होगा मनुष्य का जब नाम हम बोलते हैं तो उसका वैज्ञानिक नाम आता है होमो सेपियंस। तो जब इसने ये जो पद्धति दी थी, तो इसमें पहला शब्द नाम आता है वंश का, कि उसका वंश कौन सा है, और दूसरा नाम आता है जाति का। ये जो द्विपद नाम, मतलब कोई जीव है, कोई जंतु है, चाहे कोई पादप है, उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बनेगा, वंश और जाति। वंश और जाति मतलब जैसे हम बोल रहे होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस तो होमो जो है हमारा वंश है, और सेपियंस जो है अपनी जाति का नाम है। आगे बताऊंगा। ये जो जाति जो शब्द है ना, जाति, जाति, ये शब्द को लाया था जॉन रे, एक वैज्ञानिक नाम है जॉन रे, आएगा ये नाम। अब पूछा हुआ शब्द है, जाति शब्द का गठन किसने किया, जाति, जाति, स्पीसीज, आएगा आएगा, पूछेगा स्पीसीज शब्द कौन लाया था, इसका गठन किसने किया था, शब्द पूछ रहा हूं, स्पीसीज, जाति शब्द, जॉन रे, जॉन रे। ये जाति जो शब्द है ये किसने दिया था, जॉन रे ने, एक वैज्ञानिक का नाम है जॉन रे। जैसे आम है, आम को हम बोल रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति। जैसे आप मटर का वैज्ञानिक नाम बोलते हो, मटर का जो वैज्ञानिक नाम बोलते हो, उसमें पहला नाम वंश का होगा, दूसरा नाम उसकी क्या होगी, जाति होगी। तो ये इन्होंने दी थी द्विपद नाम पद्धति। जो भी जीव है उसके नाम को दो अक्षरों में ढाला, पहला नाम उसका वंश का, दूसरा नाम उसकी जाति का, द्विपद नाम, द्विपद नाम। क्लियर कर लो भाई इसको यहां तक तो। बैठ रही है कुछ भाता दिमाग में, आ रहा है धीरे धीरे सीख। देखो, कोई ये कह दे कि मैं आपको पहले दिन भगवान बना दूं, वो भी संभव नहीं है। लेकिन अगर चीजों को जब आप समझने की कोशिश करोगे, बोलने की कोशिश करोगे, और मैं एक चीज आपको बार बार सिखा रहा हूं, इनके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना, एग्जाम के लिए काम में आएंगे। चलिए, थोड़ा सा कैरोलस लीनियस का नाम आया है, क्यों, हम ऐसे समझना कि हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक है वो है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। और इन्होंने एक शब्द लाया था, ये एक पद्धति लाया है। चलिए भाई हरकेश, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और अपना गलत तो सबका गलत। इसी कारण इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कोई पूछे कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, भैया टैक्सोनॉमी पे चलो, वापस चलो, वापस चलो। एपीडे कंडोले, कंडोले, एपीडे कंडोले, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, एपीडे कंडोले। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाएगा, वो है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। एक और पुस्तक का नाम जेनेरा प्लांटेरा, जेनेरा प्लांटेरा इनकी पुस्तक है, में लीनियस ने
लैंगिक लक्षणों के आधार पर, मोस्ट के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया था। किसके आधार पर? लैंगिक लक्षणों के आधार पर। लैंगिक लक्षण, आप बोले नहीं एक लिंगी, द्विलिंगी। लैंगिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने शुरुआत में पादपों, लैंगिक लक्षणों के आधार पर पादपों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। शुरुआत में पादपों पर ही इसका मेन फोकस था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसकी दो पुस्तक है भाई, प्लीज। जेनेरा प्लांटेरम याद करनी पड़ेगी, और एक पुस्तक का जो नाम था वो है सिस्टेमा नेचुरी। प्लीज दोनों पुस्तक याद होनी चाहिए। एक दिन में 25, 30, 40 लाइन भी याद अच्छे से याद कर लेना ना। वन लाइन बना लो। एक दिन का टारगेट कर लो, कम से कम 30 वन लाइन। मजा आ जाएगा। 10 दिन में 300 से 400 लाइन लिखा दूंगा, अच्छी अच्छी, छांट छांट के। और जो आपके जो गलत होने वाले क्वेश्चन थे ना, वो अब खत्म हो जाएंगे आपके। प्लीज आपसे निवेदन है, मैंने यूट्यूब पर एक दो टॉपिक ऐसे पढ़ाए हैं जो दुनिया से हटके हैं, उनको आप पढ़ लेना। एक तो मैंने जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास अलग से पढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। आपसे निवेदन है, प्लीज उस टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन आप वहां से जरूर लिख लेना और ऐड कर लेना। बार बार कह रहा हूं, डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने एक फटाफट सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस, मेरे कहने से 30 एक क्वेश्चन उस टॉपिक के लिख लेना। किसके? जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। उस टॉपिक के, औरों की नहीं, औरों की छोड़ो भले, मैं जो बोलूं तो उसको जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में पीछे। जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास के 20-30 क्वेश्चन अपनी कॉपी में पीछे लिख लेना। लेमार्कवाद, डार्विनवाद, वो क्वेश्चन थे उसमें। चलो, अब असली कहानी शुरू होती है वर्गीकरण की। मेरे भाइयों, अपनी जबान पे जो शब्द रहता है ना, वो शब्द है वर्गीकरण। ऐसे समझो कि हम थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाओ और एक नई दुनिया में आ रहे हैं। गुरुजी हम वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ लो। वर्गीकरण का मतलब क्या है? जीवों को उनकी समानताओं, उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में व्यवस्थित करना। मेरे भाई बात को सुन, प्रकृति पर बहुत सारे जीव जंतु है यार, बहुत सारे जीव जंतु है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उनकी समानताओं के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणधर्मों के आधार पर उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए, अलग अलग ग्रुप बना दिए उनके। मैं आपको, बहुत सारे भाइयों के पास आ चुकी होगी एक ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाली है 180 पेज की। 180 पेज की एक ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मैंने डाली है ग्रुप में, और किसी के पास नहीं आई हो तो मैसेज कर देना। टेलीग्राम पर भी डाल दिए। 180 पेज की ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाली है, टॉपिक बाई एमसीक्यू, उनको करना। सुनो अब वापस से। अब मुद्दे की जो बात आई वो आई वर्गीकरण की। क्या गुरुजी वर्गीकरण वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? पढ़ लो भाई, कर लो स्टार्ट। जीवों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना। जीवों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनकी समानताओं, जीवों को उनकी समानताओं व विभिन्नताओं विभिन्नताओं के आधार पर
समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। यार मेरा कहने का मतलब यह है, जिन जीवों में एक जैसी समानता है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, जिन जीवों में एक जैसी समानता उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, जिन जीवों में एक जैसी समानता उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, इसी को वर्गीकरण कहते हैं। कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है, सबसे पहले जब वर्गीकरण शुरू हुआ तो सबसे पहले आई द्विजगत पद्धति। मतलब एक महान वैज्ञानिक का नाम फिर से आ रहा है, कैरोलस लीनियस का। प्लीज, वो तो अलग शब्द था, उसको भूलो, साइड में लगा दो। वो क्या शब्द था? वो था द्विपद नाम। वो अलग शब्द है, उसको बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति। वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये क्या चीज है? इसमें तो उन्होंने क्या किया, जीवों का जो नाम है ना, वो नाम दिए उनके। जैसे भाई मनुष्य को क्या बोलेंगे? होमो सेपियंस। पहला नाम क्या होगा? होमो का मतलब होता है वंश, सेपियंस होमो सेपियंस। सेपियंस क्या है? हमारी जाति। जैसे आम, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? वंश। इंडिका क्या है? जाति। पाइसम सेटाइबम, पाइसम क्या है? वंश। सेटाइबम क्या है? उसकी जाति। तो ये शब्द अलग है। ये तो है द्विपद नाम पद्धति। ये कैरोलस लीनियस ने दी थी, बहुत खुशी की बात है। द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, द्विपद नाम पद्धति दे दी इन्होंने, तो अब कहानी ये आई कि अब बात वर्गीकरण की चल रही है। तो कैरोलस लीनियस ने, वर्गीकरण की चल रही है, कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले इस प्रकृति पर जितने भी जीव जंतु है उनको दो जगत में बांट दिया। दो जगत, जगत एक पादप जगत और एक जंतु जगत। शुरुआत हो रही है। तो द्वि जगत पद्धति जो है, टू किंगडम, सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में सभी पादप और प्राणियों को, सभी पादप और प्राणियों को उनके स्वरूप समानताओं के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किए, जिसे वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसमें पादपों को तो क्या बोला इन्होंने? प्लांटी। मतलब मोटा मोटा सीख लो, दो द्विजगत जो पद्धति है, इसमें पादपों के लिए तो एक अलग से जगत बना दिया जिसको हम प्लांटी बोलेंगे, और प्राणियों के लिए मतलब जंतुओं को एक क्या बोलेंगे? एनिमेलिया। बस आप शॉर्ट में लिखना, 3 क्वेश्चन याद करने यहां से। क्या क्या? द्विजगत पद्धति किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने पूरे पादपों को तो एक साथ, अभी क्या है, अभी तो बहुत गड़बड़ी होगी, जितने भी पादप थे उनको तो रख दिया प्लांटी वाले ग्रुप में, और जितने भी प्राणी है, जंतु है, उनको एनिमेलिया में रख दिया। शुरुआत हो चुकी है, पादप एक तरफ और जंतु एक तरफ। वर्गीकरण शुरू हो चुका है भाइयों, वर्गीकरण शुरू हो चुका है। पादप एक तरफ, जंतु एक तरफ, पादप एक तरफ, जंतु एक तरफ। ठीक है गुरुजी। फिर गड़बड़ी लगी, वैज्ञानिकों ने कहा यार पूरे पादप एक जगह, पूरे जंतु एक जगह, गड़बड़ी बहुत है भाई। चलो एक नया वैज्ञानिक आया जिसने लगा दी उसके जस्ट बाद में त्रिजगत पद्धति, थ्री किंगडम। आपको क्या याद करना है? देखो, पूरा मत याद करना। 19वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार सूक्ष्म जीवों को पादप व सूक्ष्म जीवों को पादप अब ठीक है, पादप व जंतु जगत में सम्मिलित किया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार सूक्ष्म जीवों को पादप व जंतु जगत में सम्मिलित किया गया। सन 1866 में हैकेल बोलो या हैकेल बोलो,
हीकेल बोल दो या हैकेल बोल दो, एक ही बात है, हैकेल बोल दो। इसका सही नाम जो है वो हैकेल है। हीकेल की जगह, हीकेल की जगह हैकेल। हैकेल ने क्या किया दोस्तों, त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें एक तटस्थ दी प्रोस्टेटा, प्रोस्टेटा एक नया ग्रुप लिया है, ये प्रोस्टेटा जो न तो पादप है और न जंतु है, को सम्मिलित किया गया तथा त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें तीन जगत कौन आ गया, मतलब पहले देखो प्लांटी तो पहले ही था, प्लांटी और एनिमेलिया दो तो पहले ही आ गए, नंबर एक प्लांटी, नंबर दो एनिमेलिया, इन्होंने नया कौन सा जोड़ा, प्रोस्टेटा। अब प्रोस्टेटा में कौन आएगा, अभी वर्णन करूंगा, एक एक का वर्णन करूंगा, प्रोस्टेटा में कौन आएगा, थोड़ी देर के लिए धैर्य रख लो। प्रोस्टेटा एक नया ग्रुप ऐड कर दिया जिसका नाम हो गया प्रोस्टेटा, प्रोस्टेटा एक नया ग्रुप ऐड कर दिया जिसमें कौन आ रहा है, प्रोस्टेटा आ रहा है। प्रोस्टेटा बोले तो प्रोटोजोआ। देखो ये जो ग्रुप है ना, ये है प्रोटोजोआओं का ग्रुप, जिसमें आपके प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम। प्रोस्टेटा का मतलब होता है प्रोटोजोआ ग्रुप, प्रोटोजोआ ग्रुप यहां पर आया, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ ग्रुप आएगा यहां पर, एक कोशिकीय जीव आएगा, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आएंगे। मैं अभी आगे सिखाऊंगा, अभी तो आप ऐसे सीखो भाई साहब, अपने नोट्स ऐसे बनाओ। सबसे पहले आ गई दो जगत प्रणाली, जिसमें पादपों को एक तरफ, जंतुओं को एक तरफ, मतलब दो जगत बना लिया, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। एक नया वैज्ञानिक आया हैकेल, उसने कही भाई साहब ये बताओ, ये जो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम जो है, इनको कहाँ रखोगे आप। तो उन्होंने कही थी यार भाई ने तो ये पादपों से मैचिंग खाती, ने जंतुओं से मैचिंग खाती, इनकी आप ऐसे कैसे रख रहे हो इनको। तो हैकेल ने कही भैया इनके लिए अलग से ग्रुप बनाऊंगा, उसका नाम होगा प्रोस्टेटा। तो हैकेल ने एक नया ग्रुप ऐड कर दिया, प्रोस्टेटा। अब प्रोस्टेटा में कौन कौन आता है अभी चर्चा करूंगा। प्रोस्टेटा में कौन कौन आता है अभी मोटा मोटा बोल रहा हूं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, एक कोश के जीव आते हैं, एक कोश की है यूकैरियोटिक, नाम सुनना क्या बोल रहा हूं, एक कोश की है यूकैरियोटिक, एक कोश की है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अलग शब्द है, प्रोकैरियोटिक अलग शब्द है, पढ़ा चुका, यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर वैज्ञानिकों का मूड खराब हुआ और एक भाई और आया, उसने कही नहीं एक नई चीज और जोड़ो। भैया जोड़ ले भाई, कैसे जोड़े, तो एक नया जगत और आया और उसका नाम पड़ गया चतुर्थ जगत पद्धति, फोर किंगडम। ये था थ्री किंगडम, अब आ रहा है फोर किंगडम सिस्टम। मतलब हमारे वैज्ञानिक का नाम है कॉपलैंड, कहां गया, नहीं दे रखा क्या, इसमें आएगा, इसमें है कॉपलैंड का नाम, कॉपलैंड का नाम है, आ रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, आ रहा है इसी में। तो एक वैज्ञानिक था कॉपलैंड, प्रोस्टेटा बोलिए सर, प्रोस्टेटा बोलिए सर, प्रोस्टेटा, प्रोस्टेटा ये रहा, अभी बात तो हो गई। प्रोस्टेटा, प्रोस्टेटा का मतलब होता है इसमें एक कोश के जीव आएंगे और वो यूकैरियोटिक प्रणाली के होंगे, एक कोश की है यूकैरियोटिक, एक कोश की है यूकैरियोटिक। ठीक है, अभी थोड़ा धैर्य रखो थोड़ी देर के लिए। अब आ रहा है चतुर्थ जगत, फोर किंगडम। मतलब थोड़ा सा जैसे जैसे समय बदला, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से यह स्पष्ट हो गया कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से यह स्पष्ट हो गया
कि जिन जीवों की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। पढ़ा चुका हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और एक होता है यूकैरियोटिक, जिनमें जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक बोलते हैं। बहुत बड़ा अंतर है भाई, कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा दिया, मत पूछना कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या, अब मत पूछना। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसे समझो कि केंद्रक नहीं होता है। और हमारे कोशिका, जैसे हमारी कोशिका है, इनमें स्पष्ट केंद्रक है। हमारी जो कोशिका है, जैसे मनुष्य की कोशिका लेनी है, मनुष्य की कोशिका को देखो, स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, तो हमको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जैसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं, अभी नाम आ रहा है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं है, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, स्पष्ट केंद्रक नहीं है, तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तथा जिन जीवों की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। अभी यहां पर इन्होंने दोनों शब्दों की चर्चा की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं चतुर्थ जगत आ रहा है, चौथा जगत ऐड कर रहे, वैज्ञानिक चौथा जगत ऐड कर रहे, 3 जगत ऐड हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, चलो कमेंट करके बताना, मैसेज करना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी है। चलो ईमानदारी से कौन कमेंट करके बताएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है? ठीक है, कमेंट कर देना। उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं भैया। थोड़ा सा इन्होंने ये कहा था कि अब इनमें अंतर करूंगा, चौथो ऐड कर रहा है, तो वो ध्यान रखना। एक तो जिनमें केंद्रक होता है उनको तो बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक नहीं होता उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब सुनो, इस आधार पर सन 1938 में कॉफलैंड, आप याकू कॉपलैंड भी बोल सके, इसको हम कॉपलैंड भी बोल सकते हैं, ने चतुर्थ जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसमें जीवाणुओं को, नील हरित शैवालों को लिया गया। मोस्ट है चौथा जो ग्रुप आया है उसमें किसको रखा है, जीवाणु और नील हरित शैवालों को, और इस ग्रुप का नाम है मोनेरा ग्रुप नया ऐड कर दिया। और अब 4 ग्रुप ऐड हो चुके हैं। नंबर 1 प्लांटी, नंबर 2 एनिमेलिया, नंबर 3 आ गया था प्रोस्टेटा, और चौथा ऐड कर दिया न्यू। मोनेरा जगत को ऐड किसने किया, कॉपलैंड ने। मोनेरा जगत ऐड हो चुका है, एक चौथा जगत ऐड हो चुका है जिसका नाम होगा मोनेरा। और मोनेरा जगत के अंदर बैक्टीरियाओं को रखा है, नील हरित शैवाल को रखा है, प्लस माइकोप्लाज्मा। एक नाम मैं और ऐड करवा दूं अभी, माइकोप्लाज्मा को भी यहां ऐड किया है। सबके बारे में बताऊंगा, चाहे भले 10 लाइन बोलूं बैक्टीरिया के बारे में लिखाऊंगा, चाहे 10 लाइन बोलूं मोनेरा, प्रोस्टेटा, सबके बारे में बोलूंगा। लेकिन धैर्य रखोगे ना तब मजा आएगा। बहुत बड़ा काम है भाई साहब, इसलिए कह रहा हूं ये वर्गीकरण ना बहुत बड़ी कहानी है। धैर्य से पढ़ोगे ना, ईमानदारी से, भाई साहब पसीने आ जाएंगे अगर इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं देखो, फिर सुनना, आपको पता होगा 2018 वाली परीक्षा में ग्रुप डी के अंदर लगभग 135 पेपर हुए। एक छोटी सी बात सुन लो, 2018 की ग्रुप डी में 135 पेपर हुए हैं, और 2022 की ग्रुप डी की एग्जाम में 99 पेपर हुए हैं, मतलब लगभग 234 पेपर हुए हैं इन दोनों बार में। 234 पेपरों के अंदर इस चैप्टर से लगभग 500 क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपको इससे वर्गीकरण से आप देख लेना। आप ग्रुप डी के पुराने पेपर उठा लो, कम से कम मैं जो चैप्टरों के नाम बोल रहा हूं उनमें से 500 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब चाहे आपको नींद आए, चाहे आप सो जाओ, चाहे आप बिल्कुल मत पढ़ो, फिर कह रहा हूं कौन कौन सा, पादप वर्गीकरण नंबर 1, जंतु वर्गीकरण नंबर 2,
शैवाल नंबर 3, कवक नंबर 4, इसके बाद में और वायरस, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव है। इन सबको मिलाकर 500 क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ लेना और इसको धीरे धीरे सीखो। वो ऐसे पूछेगा कि चतुर्थ जगत, फोर किंगडम सिस्टम, अरे दो ही तो चीज बोल रहा हूं, कॉपलैंड ने। चतुर्थ जगत प्रणाली किसने दी है? कॉपलैंड ने। एक नया जगत ऐड कर दिया, कौन? मोनेरा। मोनेरा में कौन आते हैं? मैं याद करवा रहा हूं, कर ले भाई। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? मोनेरा में ऐड कर दिया बैक्टीरियाओं को और नील हरित शैवालों को और माइकोप्लाज्मा को। बहुत बढ़िया। एक भाई ने, अगर आपने को याद है तो बहुत अच्छी बात है। एक भाई ने कही सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी खोज जो है वो नाल एंड रस्का ने की है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी जानते हो तो खुशी की बात है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नाल एंड रस्का। बहुत बढ़िया। नाल, नाल नहीं उठाते क्या? नाल एंड रस्का, बहुत बढ़िया। चलो भैया, सबसे महत्वपूर्ण, कुछ भाई क्या करते हैं, कुछ लोगों के रजिस्टर देखना जिसमें एक तो द्वि जगत प्रणाली मिलेगी। वो तो मैं भी कहता हूं कि क्वेश्चन तो या तो द्वि जगत से आएगा या पंच जगत से आएगा, मुझे भी पता है। लेकिन गलती से पूछ ले कि थ्री, तीन जगत प्रणाली किसने दी है, चतुर्थ जगत प्रणाली किसने दी है, तो लोग क्या दो ही जानते हैं। एक तो द्वि जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस, अरे क्या जा रहा है, तीन जगत बाड़ी ऐड कर लेना, हैकेल बाड़ी। चार जगत में कॉपलैंड और पांचवा जगत को लेकर आ रहा है व्हीटेकर। गुरुजी या को नाम तो सुनो है। पंच जगत प्रणाली पूरी तरह से मोस्ट रहेगी। इस वर्गीकरण पद्धति से पहले कवक, कवकों को देखो, यहां एक नई चीज आ रही है। कवकों व पादपों के बीच विभेद नहीं था दोस्तों, जब तक ये व्हीटेकर नहीं आया। 1969 तक, 1969 तक डेट याद रखनी है। कल मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कौन स्टूडेंट है जो मुझे इस नंबर पर, मैं ईमानदारी के साथ देख लूंगा, मैं इस वाले नंबर पर कौन स्टूडेंट बहुत अच्छी राइटिंग में इस चैप्टर में से वन लाइन क्वेश्चन निकाल के देगा मुझे। अच्छी राइटिंग में वन लाइनर क्वेश्चन कौन निकाल के देगा, आप देख लेना। इस वाले नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर आपने जो वर्गीकरण का चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, उसमें से हमने ये क्वेश्चन छांटे हैं। मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं छांटना। मैं अब पूछूंगा कौन छांट के देगा मुझे, है ना, अच्छे राइटिंग में। और मैं उसको आपके फेसबुक पर, ग्रुप पर, टेलीग्राम पर भी डालूंगा। छांट के मुझे अच्छे से देखना और इसके नोट्स बना लेना। देख लूंगा कौन कौन मेहनत करेगा। आइए, पंच जगत में क्या हुआ, शुरुआत में एक कवक जो होते हैं ना, फफूंद कवक जो होते हैं, कवक, शुरुआत में कवकों को पादपों के अंदर ही घुसेड़ रखा था। अपनी देसी भाषा में बात करें तो शुरुआत में पादप और कवक कवक एक ही जगह पड़ा जा रहा। लेकिन 69 में जाके आर एच व्हीटेकर, बहुत अच्छा नाम है, व्हीटेकर, आर एच व्हीटेकर ने ये कहा था कि भाई ये जो कवक है ना, ये अलग चीज है, आप इनको अलग से पढ़ो, ये पादपों के साथ में घुसेड़ा घुसूड़ी मत करो इनको। सीधी सी बात ये थी। आर एच व्हीटेकर ने ये कहा था कि ये जो कवक होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है, जिनको आज तक हम पादप मानते आए हैं, प्लीज इनकी विशेषताएं पादपों जैसी नहीं है। अरे यार, पादपों की तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। पादप तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये कवक तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते। बहुत सारे कवक करते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं करते। तो आर एच व्हीटेकर ने कही भैया ये कवकों को पादपों के साथ में मत घुसेड़ो, कवकों को अलग से पढ़ेंगे। तभी तो पांचवा ग्रुप ला रहा है नया। चलो, इस वर्गीकरण पद्धति से पहले कवक व पादपों के बीच विभेद नहीं किया गया था, जबकि कवकों की जो कोशिका भित्ति है, मैंने पढ़ाया था काइटिन, और हरे पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अंतर था, अंतर था।
मैंने पहले भी बता चुका हूं जब मैंने पादप कोशिका जंतु कोशिका पढ़ाई थी कि पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है तो ये काफी कार्बोहाइड्रेटी होने को होती है, लेकिन जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तथा दोनों वर्गों में पोषण की भिन्नता होती है। पोषण, पोषण मतलब भोजन। तो पादप है वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बना ही लेते हैं, लेकिन जो कवक होते हैं ना, ये भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। ये परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मरे सिड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। हरे पादप स्वयपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जबकि जो कवक जो होते हैं ना, ये अपशोषी होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। दिलखुश मीणा बोल रहा है सर आज मैंने दिल्ली के अंदर 2 बच्चों को आपकी वीडियो दिखाई, बोल रहे थे सर अच्छा पढ़ाते। थैंक यू। कोई एसएससी के बच्चा होना दिलखुश, तो एक बार उनको बताना, उनको ताकत आ जाएगी। लेकिन वो क्या करेंगे, स्पीड से देखेंगे। आप देखो मेरा टारगेट है, मेरे बच्चों को मैं स्लो स्पीड से पढ़ाता हूं ताकि उनको मेरी बात समझ में जाए, हर चीज समझ में जाए। लेकिन जो एसएससी का बच्चा होगा ना, वो इस वीडियो को थोड़ी स्पीड से देखेगा, क्योंकि ये जरूर बोलेंगे वो कि सर धीरे पढ़ाते हैं। मैं भी मानता हूं मैं धीरे पढ़ाता हूं, लेकिन मैं क्या सिखाता हूं यार। दिक्कत ये हो गई मेरे सामने, मेरे को आज तक 90% स्टूडेंट आर्ट्स वाले मिलते हैं। अब है ही दुनिया में आर्ट्स वाले बच्चे जिनको विज्ञान को पढ़े आ जा 6-6 7-7 साल हो गए, 8-8 साल हो गई। सच बता रहा हूं, स्टूडेंट ये कहते हैं गुरुजी हम तो विज्ञान में जीरो है, जीरो से उठा के ला रहा हूं। ये ताकत अपनी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनको एकदम जीरो से ला रहा हूं, बिल्कुल जीरो से ला रहा हूं, और उनको बार बार बोला सीख ले, सीखो सीखो, बार बार उनको ताकत लगा लगा के सिखा रहा हूं। तब जाके वो आज 20 में से 17 क्वेश्चन करने लगे। 15 से कम कोई नहीं कर रहा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जीरो से उठा के लाया उनको। और टेक्नीशियन के अंदर 40 में से 30 और 35 के 20 तक उनको पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई साहब, इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए डेट याद करना 1969, 1869 और मिलेगा ऑप्शन में, ध्यान रखना। 1969 में RH व्हीटेकर, ये भी मोस्ट है। वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली दी थी, और वो 5 जगत ये है। नंबर 1 पेल पेल कौन आया था, ऐसे समझो। सबसे पहले प्लांटी आया, नंबर 2 पे एनीमिलिया आ गया, नंबर 3 पे कौन आया था, प्रोस्टिटा आया था, नंबर 4 पे कौन आया, मोनेरा, और 5वें नंबर पूछूंगा कि इसने कौन सा ग्रुप नया घुसाया, तो ये था मोस्ट। ये न्यू है, न्यू 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 लिख दो इसके ऊपर, सबके ऊपर न्यू लिखा है। ये नया ऐड किया है उसने, कवकों को पादपों से अलग ऐड कर दिया। ठीक है। आगामी कुछ अध्यायों में पंच जगत पद्धति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि अब आगे हम पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे पंच जगत वर्णीकल्प जो वर्गीकरण पद्धति है उसका ही हम पूरा, इसमें 5वां जाएंगे ना भाई, पंच जगत में 5वां जाएंगे। RH व्हीटेकर ने जीवों के वर्गीकरण के लिए पंच जगत पद्धति प्रतिपादित की है। इस वर्गीकरण पद्धति में 5 जगत है। मोनेरा पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रोस्टिटा पढ़ेंगे, फंजाई बोल दो या कवक बोल दो एक ही बात है, प्लांटी चौथा, और 5वें नंबर पे एनिमेलिया को सम्मिलित किए गए। इस पद्धति में जीवों की कोशि देखो 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 देखो, इन्होंने इनका आगे वर्गीकरण किया है। प्रवेश गुणावत करा गुरुजी, उनमें से मैं भी जीरो वालों में से हूं, पर अब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भाई साहब बड़े ध्यान से सुनो, अपना टारगेट है पंच जगत प्रणाली, और पंच जगत प्रणाली RH व्हीटेकर ने दी थी 1969 में। 5 जगतों के नाम ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, जीवों को, ध्यान से सुनो, इस पद्धति में जीवों की कोशिका संरचना किस आधार पर बंटवारा हो रहा है, देखो देखो, इनमें अंतर कैसे करेगा वो।
इन पांचों की कोशिका की संरचना देखेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इन्होंने कैसे अंतर किया, इनमें पांचों में अंतर कैसे क्या रहेगा, ये कोशिका की संरचना देखेगा। थैलस संरचना, थैलस संरचना भी मैं बताऊंगा। थैलस संरचना का मतलब है जिनमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, उनको बोलते हैं थैलस। थैलस का मतलब है जिनमें जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, पुष्प नहीं है, फल नहीं है, उनको बोलते हैं थैलस संरचना। पोषण, पोषण के आधार पर पोषण प्रक्रिया सबसे मोस्ट यही है। देखो एक चीज बोलूंगा, जनन के आधार पर जाति वृत्तीय, मतलब इनको वर्गीकरण का मापदंड है। मतलब ये जो अंतर करेगा ना, इनमें अंतर बंटवारा करेगा कि भाई जैसे मोनेरा है कि इसके लक्षण बताओ, मोनेरा, प्रोस्टेटा, इनमें अंतर कैसे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इन आधार पर। उनकी कोशिका की संरचना देखी जाएगी, उन वो जनन कैसे करते ये देखा जाएगा, वो भोजन कैसे खाते ये देखा जाएगा, उनकी कोशिका भित्ति कैसी है, उनकी इन आधार पर ये बंटवारा होगा। मतलब ये पांचों में बंटवारा करेंगे भाई। बिहार से अमन कुमार जी, बहुत बढ़िया, बंटवारा करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा आपने रेलवे में, ये मुख्य जो बंटवारा का जो आधार है, मुख्य आधार, वो पोषण है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये पंच जगत प्रणाली का वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो है पोषण विधि। पोषण के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा है अलग से। सुनो सुनो, अलग से पूछा है। इन सब के क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रखे हैं। सुनो मेरी बात, देखो वैसे तो इन्होंने ये जो इनका जब बंटवारा करेंगे ना, जैसे मोनेरा किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे, कैसे आप पहचान कैसे करोगे कि ये मोनेरा है, ये प्रोस्टेटा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी है, ये, तो इनके लिए इन्होंने 4-5 शब्द यूज किए हैं, उनके आधार पर ये बंटवारा करेंगे। लेकिन इनका जो मुख्य आधार है ना, वो है मेन पोषण। खाना बनाने की जो विधि है, खाना की जो विधि है ना, उसके आधार पर ये मेन बंटवारा किया। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनेरा पूरा वर्णन करेंगे, प्रोस्टेटा पूरा वर्णन करेंगे, फंजाई पूरा वर्णन करेंगे, पादप वर्गीकरण पूरा पढ़ेंगे। प्लांटी का मतलब है पादप वर्गीकरण, और एनिमेलिया का मतलब है जंतु वर्गीकरण। इस तरह से हम पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताऊं तो एक छठे नंबर पर एक पद्धति आ गई थी आगे चलकर, 6 जगत प्रणाली। हाँ, ये रियलिटी है। आगे एक है, आप किसी को बताना मत, 6 जगत प्रणाली भी बनाई गई थी। 6 जगत प्रणाली में क्या किया, पहली बात तो किसने दी है 6 जगत प्रणाली, ये दी है ग्रे एंड डूलिटिल। ग्रे एंड ग्रे एंड डूलिटिल ने। सर ये खास आ गई नई प्रणाली, आप 5 पे रुक जाना। लेकिन ग्रे एवं डूलिटिल ने ये पद्धति, इन्होंने क्या किया, ये जो प्रोकैरियोटिक जो है ना, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, मोनेरा को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया, ये जो मोनेरा है, मोनेरा को 2 हिस्सों में बांट दिया। मोनेरा को बोल दो या ऐसे बोल दो, इन्होंने क्या किया, जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक है हमारे पास में आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। मतलब ये कहने का मतलब, ये जो थे ना ग्रे और डूलिटिल, इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जो जगत था उसके 2 हिस्से कर दिए। मोनेरा के 2 हिस्से कर दिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना, वो अभी पढ़ लेंगे। बाकी का आप 5 जगत तक ही रुक जाना। छठा जगत में इसने मोनेरा के भी 2 हिस्से कर दिए। ये तो मेन बैक्टीरिया थी, ये बोलते हैं यू बैक्टीरिया, जो मेन पढ़ेंगे। और एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया, पुराने जो गर्म पानी में भी मिलते हैं, बर्फों में भी मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया है। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल और अपने आप को मजबूत बनाइए और बेहतर से सीखिए। और हमारा टारगेट है पंच जगत प्रणाली। कल हम 5 जगतों को
कल की क्लास में से कोई दुनिया की ताकत नहीं कि कल की क्लास में से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक जगत को पढ़ाऊंगा, धैर्य के साथ सिखा सिखा के याद करा करा के पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चैप्टर लंबा है, इसलिए प्लीज अपने हिसाब से पढ़ते रहो। फिजिक्स पूरा रिकॉर्डेड नया वीडियो डला हुआ है, उनको देखते चलो, समय निकालो और एक तरफ से फिजिक्स पढ़ना शुरू करो। पूरा केमिस्ट्री डला हुआ है, केमिस्ट्री भी पढ़ो भाइयों साइड में से, एक सब्जेक्ट के ऊपर मत बैठे रहो। थैंक यू संजय जी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। न्यूमेरिकल कब कराओगे? इतने न्यूमेरिकल कराए यूट्यूब पर, जिंदगी में उससे ज्यादा न्यूमेरिकल अमन कोई करा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। एक बार प्लीज यूट्यूब पे जाइए, फिजिक्स के दुनिया भर के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, जो रह रहे उनको भी करा दूंगा। प्लीज न्यूमेरिकल के लिए यूट्यूब का सहारा लेना है, मैंने टॉपिक बाय न्यूमेरिकल कराए हैं, बार बार कह रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं। चलिए कल मिलेंगे, और पंच जगत प्रणाली को दिमाग में रखना कल कि गुरुजी अब नहीं, टाइम बहुत हो गया, रिवीजन अपना खुद करे। कल आते ही रिवीजन करा दूंगा और खटाक से हम पंच जगत प्रणाली पे चले जाएंगे। चलिए शैलेश भाई, कोई बात नहीं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पूरी ताकत लगा दो, और डावरा सर की विज्ञान अच्छी लगती है ना, तो यार कम से कम एक दो लोगों को बता दिया करो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आपको लगता है कि डावरा सर सबसे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमको याद करवा रहे, हमको बता रहे कि ये क्वेश्चन याद कर, ये क्वेश्चन याद कर, तो प्लीज अपने दो मित्रों को जरूर जोड़ो। आपसे ही बस सहारा है, कोई प्रचार की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। और चलो, थैंक यू भाई पवन, थैंक यू।